Hello students, it's me RP Singer Physics Mentor, and today we are going to have a brief discussion about Newton's first law of motion. So let's start the lecture. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर वो पहले से मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, और वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन को वो कंटिन्यू करना चाहेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे हमने एक ब्लॉक को, ये फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस अपना फ्रिक्शनलेस है, और इस पे हमने ब्लॉक को इस तरह से स्लाइड करके छोड़ दिया है। तो इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि इसको हमने स्पीड कितना दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर आप इसको 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देते हो तो आप उसी स्पीड के साथ ये अनंत काल तक इसी डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन अपना ईस्ट है, तो ये अनंत काल तक जब तक टाइम एग्जिस्ट करता है तब तक ये ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा और इसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज पहले से अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, कब तक? जब तक आप उस पर फोर्स कोई नहीं लगाते हो। ठीक है ना, उस पर कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर वो चीज पहले से मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, और जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से वो मूव करना पसंद करेगा। ठीक है, और अगर पहले से वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अरे मान लो कि पहले से वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक ना, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करना चाहेगा अपना मोशन को। तो अपन लोग जैसे बचपन में क्या था कि खेल रहे हैं, तो खेल जिंदगी भर ऐसे लाइव खेलते ही बिताना है। तो अगर प्लेइंग मोड से रीडिंग मोड में कन्वर्ट करना है तो पापा अपने पे क्या लगाते थे बचपन में, फोर्स। तो आप किसी भी चीज को अगर फोर्स करोगे, फोर्स का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, है ना, उस चीज को चेंज करना। ठीक है, तो आप किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपना स्वभाव को बदलना चाहता है। तो वही नेचर में भी चीज होता है ना, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन में चला जाएगा, अगर आप उसको फोर्स करोगे तो। अगर फोर्स नहीं करते हो तो एज इट इज, अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, मोशन में था मोशन में ही रहना पसंद करेगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा। इससे पहले क्या इंट्यूशन था, अपन लोगों का मानना क्या था, एरिस्टोटल का कहना था कि एक नेचर की एक टेंडेंसी है रेस्ट को कंटिन्यू करने की, अर्थात कोई भी चीज रेस्ट में रहना पसंद करता है। अगर वो रेस्ट में है तो पहले से वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन अगर वो मोशन में है तो ऑटोमेटिकली बिना कोई फोर्स का वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बिना कोई फोर्स का रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये इंट्यूशन बाद में हमको पता चला कि ये गलत है। ऑटोमेटिकली कोई भी चीज, क्योंकि रियल लाइफ से वो इंस्पायर्ड था। जैसे अपन लोग देखते हैं बाइसाइकिल को पैडलिंग करते हैं, कुछ देर तक उसको मोशन में छोड़ दो, ठीक है ना, कुछ खुद पे खुद वो कुछ देर के बाद रेस्ट में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर रेस्ट को पसंद करता है, ऐसा इल्यूजन अपन लोगों में डेवलप हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं, है ना। नेचर में जो स्टेट है उसी स्टेट में ऑब्जेक्ट रहना पसंद करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में रहना पसंद करता है। खुद ब खुद कुछ नहीं होता है नेचर में, है ना। परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है, फोर्स। उसका कीमत चुकाना पड़ता है, और उस कीमत की नाम क्या है बताइए, हाँ जी हाँ, फोर्स है। तो यही अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लॉ करता क्या है ना, ये फोर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्वांटिटिव रूप में नहीं देता है, क्योंकि अपन लोगों के पास मोटा मोटी देखें तो कितने लॉज है। एक आपका हो गया फर्स्ट लॉ, है ना, दूसरा हो गया ये सेकंड लॉ हो गया, ठीक है ना आपका, और ये क्या हो गया, थर्ड लॉ। तो आपको अपन लोगों को मालूम है ना यार, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी सिस्टम पे जो होता है वो एम ए के बराबर है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं रियल लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ही है। जो फर्स्ट लॉ है वो तो यहां से डिराइव होके आया है, ठीक है ना। तो ये इस सब का बाप है, ठीक है ना, ये फादर है, और वहीं से फर्स्ट लॉ आया है। बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या है यार, वो एक स्पेशल कंडीशन है ना, वो एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन किसका, जी हाँ, ये सेकेंड लॉ का स्पेशल कंडीशन है। क्योंकि अपन लोगों को मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो कितना होगा,
dp बाई dt, ठीक ना, जहां पर p का मतलब होता है मोमेंटम, वो आगे अपन लोग सेकंड लॉ में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि मोमेंटम का मतलब होता है कितना मोशन है आपके पास, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्स जीरो है, आप समझ रहे हो क्या, अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है ना। तो अगर फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि मोमेंटम क्या होना चाहिए, जी हाँ कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब नॉर्मली हमारे लाइफ में क्या होता है, चीजों का मास वो तो लाइट की स्पीड पे जाने से ही चेंज होता है, नॉर्मली स्पीड बहुत कम होती है, तो वहां पर हम लोग क्या मान सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, ठीक ना। तो अगर यार मास कांस्टेंट है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड बढ़ गया तो मोमेंटम स्वाभाविक है उसका बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए अपन को फोर्स चाहिए। तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स करता क्या है, ठीक है ना। इस चीज को समझने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साइड में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यार कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ये है बाईसाइकिल, ठीक है, और इस बाईसाइकिल पे, अच्छा वाला बाईसाइकिल बनाओ यार, ये बाईसाइकिल आगे की ओर जा रहा है, ये बाईसाइकिल आगे की ओर जा रहा है और इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई इसको चला रहा है। तो अगर आप पीछे से इसको धक्का दोगे तो क्या होगा, सोच के बताओ यार, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या होगा, कॉमन इंट्यूशन। तो आप देख पा रहे हो कि फोर्स का डायरेक्शन आगे है ना, फोर्स का डायरेक्शन आगे की ओर है और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी आगे है, तो दोनों की डायरेक्शन तो मिल रही है ना। तो अगर दोनों का डायरेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, है ना, मोशन के डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जी हाँ 0 डिग्री होगा, है ना, पैरेलल है। तो अगर आप अपन लोग पीछे से उसको धक्का दे, धक्का का मतलब पुश करे, तो क्या होगा, अपन कॉमन सेंस से जानते हैं कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली इसका स्पीड बढ़ जाएगा। और आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ यार, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका सीधा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्केलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी सीधा मतलब क्या है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका चेंज कैसा आएगा, कोई चीज बढ़ रहा है, जैसे पहले 20 था, है ना, अब वो 30 हो गया, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ना, 30 माइनस 20 दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये अपना सपोर्टिंग फोर्स हो गया, इसको अच्छा वाला फोर्स बोलेंगे, सपोर्टिंग फोर्स। तो बेसिकली सपोर्टिंग फोर्स क्या करता है मेरे दोस्त, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, ठीक ना। तो अब यहां पर अगर अपन लोग देखें तो स्पीड बढ़ रहा है, तो कहीं पर भी स्पीड बढ़ रहा है तो अपन लोग मान के चलते हैं कि उसका वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहां पर डायरेक्शन है, यहां पर चेंज को बता रहा है कि उसका स्पीड बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेट वर्क डन भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वो आगे अपन लोग देखेंगे। तो यहां से अपन को क्या पता चला कि अगर अपन लोग अच्छा वाला फोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव वाला फोर्स लगाते हैं, उससे चीजों का स्पीड बढ़ जाती है ना। तो स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और हम बोलेंगे कि वहां पर जो वर्क डन है वो अच्छा वाला वर्क डन हुआ है, यानी पॉजिटिव वर्क हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां से क्या समझा, बता, यहां से अपन लोग ने क्या समझा है, यहां से अपन लोग ये समझे कि फोर्स इज अ स्पीड इंक्रीजर, है ना। फोर्स क्या करता है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है, फोर्स इज अ स्पीड इंक्रीजर, ठीक है। वो कब, जब डायरेक्शन सेम हो। तो अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिया जाए, अब ये आप दूसरा एक एग्जांपल मान लो, और इस एग्जांपल में अपन लोग देखते हैं, मान लीजिए यहां पर कि एक बाईसाइकिल है और कोई इसको चला रहा है इस तरह से, है ना, बैठा हुआ है, कोई चला रहा है इस तरह से, इसका हैंडल हो गया, ठीक है। तो ये आगे की ओर जा रहा है, तो बाईसाइकिल आपका आगे की ओर मूव कर रहा है, समझ रहे हो, हाँ आगे की ओर मूव कर रहा है। और मान लो कि इसका आगे का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, मान सकते हैं। तो अगर ये आगे की ओर मूव कर रहा है और कोई इस पे पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो ना, उसको तान रहे हैं, पीछे पुल कर रहे हैं। इससे पहले अपन लोग क्या किए थे यार, पुश किए थे ना। इससे पहले आप देख रहे हो जो एग्जांपल अपन लोगों ने लिया था उसमें हमने डायरेक्शन को सेम रखा था, यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर डायरेक्शन क्या था, सेम था, बाईसाइकिल जिधर जा रहा था
अपन लोग उधर ही फोर्स लगा रहे थे। तो इस बार हमने क्या किया है, बाइसाइकिल जिधर जा रहा है ना, बाइसाइकिल जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन लोगों ने फोर्स लगाया है। तो यहाँ बोल सकते हैं यार मोशन की डायरेक्शन आगे है वेलोसिटी और फोर्स पीछे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा मेरे दोस्त, 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो इसको बोलेंगे अच्छा वाला फोर्स नहीं, इसको अपन लोग ऐसे समझते हैं ये बैड फोर्स है। तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो बता यार इसकी स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, कॉमन सेंस, वीडियो पॉज करके थोड़ा देर सोचो, है ना, स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। तो अपन लोग यहां से जानते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट होने से स्पीड ऑब्वियसली घटेगा, है ना, तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है ना। तो स्पीड घटने का मतलब क्या बोल सकते हैं यार, एक्सेलरेशन कैसा होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा, है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि स्पीड यहां पर घट रहा है। तो चेंज इन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में जो चेंज होगा वो नेगेटिव का होगा, ठीक है ना। तो ये बैड फोर्स इसको बोल सकते हैं। तो अब बेसिकली स्पीड घटा है तो आप तो काइनेटिक एनर्जी के इंट्यूशन से अगर चीजों को अगर चीजों को एनर्जी के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो तो फिजिक्स को समझना आसान होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि हर जगह पर एनर्जी वाला फंडा एंगल लगा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बता यार, स्पीड अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे मान ले पहले 40 था अब 30 हो गया, अब 20 हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो घटना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव। और अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम जो आगे अपन लोग देखेंगे वो होता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव है तो वर्क भी नेगेटिव होगा। तो यहां पर अपन लोग क्या बोलेंगे कि गंदा वाला वर्क हुआ है, ये अच्छा वर्क नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इस सिस्टम से एनर्जी को निकाल लिया, इसका स्पीड घटा दिया, है ना। इससे पहले जो अपन लोग वर्क किए थे वो पॉजिटिव था। और दोनों ही केस में हमने देखा जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो फोर्स बेसिकली किसके साथ खेलता है, स्पीड के साथ खेलता है ना। यानी स्पीड या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, लेकिन आइदर ऑफ द केसेस में मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। अगर 0 डिग्री है मेरे दोस्त, अगर 0 डिग्री है तो स्पीड बढ़ेगा, मतलब सेम डायरेक्शन है ना, सपोर्ट कर रहा है तो बढ़ेगा। अगर 180 डिग्री है तो स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है, तो इसका मतलब है वो अपोजिंग फोर्स है ना, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इन आइदर केस हमने देखा कि मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होगा, वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली फोर्स क्या करता है, क्या करता है फोर्स बता। तो इस दोनों एग्जांपल से अपन लोगों ने क्या समझा कि फोर्स इज अ स्पीड चेंजर। क्या है बताया, स्पीड चेंजर, है ना। तो गुड फोर्स क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। जैसे मोशन आगे है, आप फोर्स आगे लगा रहे हो तो वहां पर स्पीड बढ़ रहा है, उसको अपन लोग गुड फोर्स मान लेते हैं ना, एक पॉजिटिव लेना होगा यहां पर, ठीक है ना। सो दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, समझ रहे हो ना, और तुमने फोर्स पीछे लगाया तो क्या होगा बता यार, यहां पर 0 डिग्री एंगल था, यहां पर 180 डिग्री है, तो बेसिकली स्पीड घटेगा, है ना, स्पीड घटेगा। तो आइदर केस में अपन लोग क्या मान के चलते हैं कि फोर्स स्पीड के साथ खेलता है ना, और दोनों केस में मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। अब अपन लोग अगर देखें तो फोर्स एक और चीज कर सकता है। अगर आप सर्कुलर मोशन को देखोगे तो आप बचपन से उस चीज को देखते आ रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में यार होता क्या है ना। अपन लोग लेते हैं यार सर्कुलर मोशन वाला एक एग्जांपल, ये लो, ये है सर्कुलर मोशन। आप इस सर्कुलर मोशन को समझने के लिए क्या करते हैं, ये ले यहां पर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना, अब जब ये यहां आएगा तो ये इधर जा रहा है, देख रहे हो ना। तो अगर कोई भी चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है बताया, कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये डायरेक्शन था, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो अपन लोग को मालूम है कि अगर किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में लाना है मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो उसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लगाएंगे यार इधर सेंटर की तरफ लगाएंगे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा। और यहाँ पर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। तो तीसरा जो केस हमने बोला है यार कि अगर एंगल मान ले यार, अगर एंगल ना 0 है ना 180 है, 90 है, तो मोशन कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि मोशन हमेशा सर्कुलर होगा, है ना। तो उसके लिए कंटिन्यूअसली फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके साथ,
डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। अभी ये गाड़ी इधर को जा रही है ना, अब ये गाड़ी इधर को जा रही है, तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फोर्स ने क्या चीज के साथ खेला, स्पीड के साथ नहीं खेला, डायरेक्शन के साथ खेला, है ना। डायरेक्शन को चेंज करने का काम किया। आप बाइसाइकिल को अगर गोल गोल ऐसे घुमाना चाहते हो तो आपको हैंडल को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली ऐसे करके उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली फोर्स का 3 काम हो गया, एक स्पीड बढ़ाना जब डायरेक्शन सेम हो, गुड फोर्स, स्पीड घटाना जब डायरेक्शन अपोजिट हो, और तीसरा डायरेक्शन को चेंज करना, यानी फोर्सेस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो बेसिकली अपन अगर देखें बेटा, अपन लोग देखें तो अपन लोग क्या समझ लिए, स्पीड को चेंज करने का काम प्लस डायरेक्शन को चेंज करने का काम। तो अपन लोग बोल सकते हैं ना यार, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, आपको तो मालूम है ना, वो वेलोसिटी होती है ना। तो अपन अगर डायरेक्टली बोले तो वेलोसिटी को चेंज करने का काम किसका है, फोर्स का है ना। तो बेसिकली व्हाट इज फोर्स, सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोर्स इज अ वेलोसिटी चेंजर, फोर्स इज अ वेलोसिटी चेंजर, ठीक है। फोर्स क्या है बेटा, वेलोसिटी चेंजर। और आपको मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो प्रोडक्ट है यार, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना। और मोमेंटम क्या बताता है, अमाउंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ मोशन को, ठीक है ना। जैसे अब कौन अमीर है कौन गरीब है आप कैसे बताते हो, आपके पास मान लो यार, आपके पास 10 लाख रुपीज है ना, अंबानी के पास करोड़ों है, अरबों है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अमीर है, कम पैसा है कम अमीर है, पैसा ही नहीं है तो अमीर नहीं है। उसी तरह से जैसे पैसा का अमाउंट ये बताता है कि अमीरी का अमाउंट ज्यादा है या कम है, उसी तरीके से मोमेंटम का अमाउंट ये बताता है आपके पास मोशन ज्यादा है या कम है। अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम कम होगा, अगर कोई भी चीज मोशन में है और ज्यादा स्पीड में है तो ज्यादा मोमेंटम होगा, है ना। और मोशन में है लेकिन स्पीड बहुत कम है तो उसके पास कम मोमेंटम होगा। कम मोमेंटम मतलब कम मोशन, ज्यादा मोमेंटम मतलब ज्यादा मोशन, और नो मोमेंटम मतलब नो मोशन। अगर ट्रेन रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम जीरो, बाइसाइकिल रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम जीरो है क्योंकि उसके पास कोई मोशन है ही नहीं। तो बेसिकली मोशन जो है वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना। दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी आगे की ओर है तो मोमेंटम भी आगे की ओर होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि न्यूटन का, अगर न्यूटन के आइडिया को समझना है तो उनका बेसिक लैंग्वेज ही मोमेंटम था, है ना। तो अपन को मोमेंटम को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा मास होगा तो ज्यादा मोमेंटम ले सकते हैं। जैसे एक ट्रेन को रोकने में ज्यादा दिक्कत होगा आपको बाइसाइकिल के कंपेरिजन में, क्यों, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है ना यार। तो ट्रेन की मास ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड बाइसाइकिल और ट्रेन का हमने स्पीड सेम रखा था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमने स्पीड दोनों का क्या रखा, सेम रखा, तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास आइडेंटिकल है तो, अगर 2 बाइसाइकिल आप लेते हो, मान लो आपके पास 2 बाइसाइकिल है और दोनों आइडेंटिकल मास वाले हैं, एक का स्पीड कम है दूसरे का स्पीड ज्यादा है ना। ए का स्पीड कम है और बी का स्पीड ज्यादा है, तो आपको बी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो ए है और यार दूसरा बी है ना। इसकी वेलोसिटी कम रखता हूं और इसकी वेलोसिटी ज्यादा रखता हूं, आइडेंटिकल लिए हैं तो इसकी मोमेंटम कम होगी और इसकी मोमेंटम ज्यादा होगी। तो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। यहाँ पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो बेसिकली जो मोमेंटम होती है, जो मोशन होती है, वो दोनों चीज पे डिपेंड करती है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। उम्मीद है आप मोमेंटम का बेसिक इंट्यूशन ले चुके हो, ठीक है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं, अब अगर इस दोनों चीज को अगर कंबाइन किया जाए, है ना, हमने देखा स्पीड प्लस डायरेक्शन को अगर कंबाइन करते हैं तो वेलोसिटी का आइडिया आता है। उसी तरह से अगर अपन लोग मास को भी कंबाइन कर देते हैं ना, कंबाइन का मतलब क्या है, वेलोसिटी के साथ कंबाइन करते हैं तो एक नया क्वांटिटी निकल के आता है जिसका नाम क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना, जिसका नाम मोमेंटम है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का स्पीड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी मोमेंटम भी बढ़ेगी। अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है तो उसका मोशन भी बढ़ जाएगा, और एक बार बहुत हाई स्पीड पे ट्रेन आ गया तो उसको रोकने में फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि फोर्स बेसिकली क्या करता है, स्पीड यानी मोमेंटम बढ़ाने का काम करता है। तो फाइनल इंट्यूशन अपना यही बना कि फोर्स क्या है, तो अपन लोग बोलेंगे यार फोर्स इज अ मोमेंटम चेंजर, है ना, फोर्स इज अ मोमेंटम
चेंज है। ये है बेटा फोर्स। अगर हमसे कोई पूछे फोर्स क्या है तो ये मोमेंटम चेंज है। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है वो क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है, क्वांटिटी के बारे में नहीं। ये बताता है कि फोर्स क्या है, कितना है ये नहीं बताता है, ज्यादा है कम है, वो सेकेंड लॉ का काम है। नेचर क्या होगा वो थर्ड लॉ का काम है। फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है और इनर्शिया का कंसेप्ट देता है ना। और फर्स्ट लॉ आप देख लो, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वो हमेशा सिंगल फोर्स की बात करता है ना, इक्विलिब्रियम की बात करता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, नेट टर्क जीरो है, तो टर्क के बारे में तो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, है ना। मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर मास भी कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब इस चीज को समझने के लिए अपन लोग क्या करेंगे बताओ। अब अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट लॉ का ग्राफ कैसा दिखेगा, चलो यार बनाओ। फर्स्ट लॉ का ग्राफ कुछ ये क्या हो गया था, ये लो, ये बनेगा फर्स्ट लॉ का ग्राफ, ये लो। तो हमने क्या बोला, हमने बोला बहुत सिंपल चीज हम बोले कि फोर्स सिस्टम पे जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम यानी स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो हमने अगर ये ग्राफ को ड्रॉ किया तो यहां से ये तो बोल ही सकते हैं ना यार, ये तो बोल ही सकते हैं ना। ये लो, ये आपका बन के आ गया, ये हो गया आपका मोमेंटम। क्या हो गया, जी हाँ, ये आपका मोमेंटम हो गया। तो आप देख पा रहे हो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है ना, ये देख पा रहे हो। इधर की और टाइम है और हमने वाई एक्सिस में मोमेंटम को प्लॉट किया। तो ये मोमेंटम इसका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मान ली इसकी मोमेंटम पहले कितनी थी, 40 kg मीटर पर सेकंड। तो देख लो यहाँ पर y1 है ना, ये है y2 और ये है y3 है ना। y में हमने मोमेंटम को रखा है तो p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p3 और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी है, 50 kg मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इस ये लाइन तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो फोर्स को बताता है ना। तो अपन लोग अगर स्लोप देखें इसको तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो, यानी फोर्स जीरो है ना। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। तो हमने y रखा है और ये x रखा है। तो अपने को मालूम है y बाई एक्स क्या है, चेंज इन y बाई चेंज इन x, दैट इज स्लोप। तो बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप जीरो है, यानी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करती है फर्स्ट लॉ, है ना। स्पेशल कंडीशन है सेकंड लॉ का। अगर आप उसी नजरिए से आप अगर एक और ग्राफ बना लो, वेलोसिटी के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस तरह का दिखेगा। सर बताओ कैसा दिखेगा, ठीक है बना रहे, ये लो, ये आ जा, हाँ ये ऐसा दिखेगा। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो आपको वेलोसिटी कैसी दिखेगी, कांस्टेंट दिखेगी यार, कांस्टेंट। ये है, अरे थोड़ा ये टिल्ट हो गया, अब देखो सेव, ये थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं, ओके डन। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट है ना, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा है, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट ऐसे दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है, जी हाँ कांस्टेंट है। हमने y एक्सिस में वेलोसिटी को प्लॉट किया है और x एक्सिस में हमने टाइम को प्लॉट किया है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब अपन लोग क्या है, इनर्शिया का जो ये बेसिकली इनर्शिया क्या है, ये जो इनर्शिया का आपको आइडिया देता है फर्स्ट लॉ। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर हमको बदलना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, वैसे पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ने के लिए अभी मस्ती के मूड में है, चेंज लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो है इनर्शिया, जैसा है वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो बेसिकली क्या है बेटा इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। नेचर में किसी को परिवर्तन पसंद नहीं है ना, बदलना नहीं चाहता है ना, तो एज इट इज रहना चाहता है, इनिशियल स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है, इनिशियल स्टेट को लव करता है ना, उसी को वो कंटिन्यू करना चाहता है और उसी को उसका इस प्रॉपर्टी को अपन लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो बेसिकली यार इनर्शिया तीन तरह का होता है ना। एक हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखते हैं यार इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब
एबिलिटी टू रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई पूछेगा यार तो बताना है एबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू रिमेन एट रेस्ट, एट रेस्ट कब तक? जब तक उस पर फोर्स ना लगे, है ना। तो आप इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इसका नोट्स जो है आपको ये आपको यूट्यूब के जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम से, वहां से जाके आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएं, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, ये एक मैंगो है, ठीक है ना। तो आप मैंगो ट्री में से ब्रांच यहाँ पर देख रहे हो, मैंगो ये क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, ऐसा लटका हुआ है। तो अभी क्या करेंगे यार बताओ, अगर आप इस ब्रांच पे फोर्स लगाते हो, स्टिक से उसको मारोगे, है ना, इस ब्रांच पे अगर आप कस के मारते हो तो क्या होगा मेरे दोस्त, इस ब्रांच पे यहाँ पर आप कस के मारोगे तो ये मैंगो गिर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हमने तो मारा है ब्रांच को, लेकिन गिर क्या जाता है, मैंगो गिर जाता है। अगर यहाँ पर आप स्ट्राइक करोगे स्टिक के साथ तो ये गिर जाता है, या स्टोन के साथ, ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली क्या है, आप ये मान लो कि आपका ये ब्रांच है ना, और ये आपका मैंगो है। तो अभी तो ये दोनों रेस्ट में है ना दोस्त, ये रेस्ट में है। अब क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये तो रेस्ट से मोशन में जाएगा, और ये अपना लोकेशन चेंज, पोजीशन चेंज कर लेगा, ये ए से बी में चला जाएगा। चलो यहाँ पर चला गया। अब मैंगो क्या बोलेगा कि हम जहां थे वहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि हम पे तो फोर्स लगा ही नहीं है ना। तो स्टिक रेस्ट से मोशन में गया तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, और मैंगो जहां है वहीं रहना चाहता है। अब उस चक्कर में तो उसको सपोर्ट करके पहले रखा हुआ था, है ना, टेंशन फोर्स से। किसने? यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये इसने इसको सपोर्ट करके रखा। अब सपोर्ट नहीं है तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसका जो जिद है रेस्ट में रहने का, ये इसको ले डूबा, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम जहां थे वहीं रहना पसंद करेंगे जब तक फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। यार ये इंसान मोबाइल चला रहा है ना, रुका हुआ है, अभी बस रुका हुआ है। अब क्या होने वाला है मेरे दोस्त, सडनली ये बस स्टार्ट होने वाली है ना, सडनली स्टार्ट होगी, आगे की ओर स्टार्ट होगी। तो क्या होगा बता दे। अगर ये बस सडनली आगे की ओर स्टार्ट होता है तो उस सिचुएशन में इसको झटका लगेगा यार, है ना। किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा, पीछे की ओर। देख रहे हो ना, ये इंसान को पीछे की ओर झटका लगेगा, क्योंकि बस आगे की ओर एक्सेलरेट किया है ना। तो अगर बस आगे की ओर एक्सेलरेट किया है मेरे दोस्त, तो उस पर तो फोर्स किधर की ओर लगेगा बता। फोर्स अगर ये आगे की ओर ऐसे एक्सेलरेट किया है तो फ्रेम पे फोर्स आगे लग रहा है। तो आपको इनर्शिया से मालूम है ना, स्यूडो फोर्स का आइडिया। तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की ओर, इसीलिए इसको पीछे की ओर झटका लगेगा। लेकिन अगर न्यूटन के अप्रोच से देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बस पहले रेस्ट में थी, है ना, तो इसका फुट भी रेस्ट में था ना, ठीक है। बस पे अगर फोर्स लगा तो बस तो मोशन में ही जाएगा, और फुट चूंकि उसके अटैच है तो वो भी मोशन में आगे की ओर चला गया। लेकिन ये रिमेनिंग बॉडी पार्ट क्या बोलता है कि हमको तो फोर्स मिला नहीं या फोर्स वहां तक आने में टाइम लगेगा, तो तब तक तो वो अपना उसी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, है ना। तो पहले ये बॉडी यहां था, आप समझ पा रहे हो, तो ये यहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन फुट क्योंकि उस पर फोर्स लगा है तो वो आगे की ओर मूव कर जाएगा। इसीलिए इंसान को पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे ये पैर है, पैर पे फोर्स आगे की ओर लगा तो ये आगे को बढ़ गया, और ये जहां है वहीं रहना पसंद करेगा। तो ये आपका हेड हो गया। तो अब देखो ऐसे ऐसे पीछे करके झटका लगा। तो ये बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ है ना। और भी कुछ एग्जांपल है जहां पर आप देख सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ पाओगे। यहां पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड हमने रखा है और यहाँ पर कॉइन रखा है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, कस के यहाँ से ये कार्डबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जैसे आप कस कर कार्डबोर्ड को यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या होगा ये बताओ। ये फोर्स को तो रीच करने में टाइम लगता, हमने ये प्रोसेस बहुत फास्ट किया है, तो वो फोर्स यहां तक आ ही नहीं पाएगा, कहाँ, कॉइन तक। तो कॉइन क्या बोलेगा, यार मैं जहां था वहीं रहूंगा, है ना, मैं तो ग्लास के पास ही रहूंगा। तो ये तो मोशन में आगे चला गया ना कार्डबोर्ड, क्योंकि यार उस पर तो फोर्स लगा है ना। तो क्वाइन तो जहां था वहीं रहना पसंद करेगा ना। तो पहले तो इसको, इस क्वाइन को व्हाइट बोर्ड, ये जो कार्डबोर्ड है, इसने सपोर्ट करके रखा था। ये क्वाइन का एमजी नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और जैसे ही तुमने क्या किया, ऐसे कट ऐसे मारा, तो ये तो मोशन से आगे निकल गया ना यार। तो अब इसको नॉर्मल रिएक्शन देने वाला तो कोई है नहीं, तो ग्रेविटी इसको नीचे तान लेगा, तो ये क्वाइन जो है गिर जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा। तो ये क्वाइन की जिद की हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना, ये इसको ले डूबा। अब अगला एग्जांपल देख सकते हो क्या, बराबर है ना। तो इस एग्जांपल में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो बंदा है ये कुछ कर रहा है, स्टिक से इसको क्या कर रहा है, मार रहा है, इस ब्लैंकेट को कस के मार रहा है। इस एग्जांपल में ही आप देख रहे हो, लेकिन मार तो रहा है यार ब्लैंकेट को, लेकिन धूल कैसे वहां से बाहर निकल गया,
ठीक है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जैसे ब्लैंकेट को मारोगे तो ब्लैंकेट रेस्ट से मोशन में चला जाएगा, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक आइडिया लेते हैं। मान लो यार, ये आप मान लो कि ये एक ब्लैंकेट का सीट है आपका, ये समझ रहे हो, और हमने यहाँ पर ऐसे डस्ट पार्टिकल्स रखे हैं। तो आपने क्या किया, इसको कस के ब्लैंकेट को ऐसे मार दिया, तो ये तो यार ए पोजीशन से ये ब्लैंकेट आगे की ओर मूव कर गया। ये देख लो ब्लैंकेट का न्यू पोजीशन ये इधर किया है। अब ये तो यहां से यहां शिफ्ट कर गया, अब यहां पे तो कुछ बचा नहीं। तो अब पहले तो इसको सपोर्ट करके रखा था ना ब्लैंकेट ने, अब है नहीं, तो ग्रेविटी इसको किधर को तान लेगी बताओ यार, नीचे की ओर। तो mg से वो नीचे चला जाएगा। तो इसका जो जिद है कि हम जहां है वहीं रहेंगे, है ना, इसको ले डूबा, है ना। तो ये बेसिकली क्या चीज का एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है ना, जैसे है वैसे रहेंगे। तो आगे का एग्जांपल देखते हैं यार, ये इनर्शिया ऑफ मोशन वाला केस थोड़ा देख लो। इसका एक इंट्यूशन डेवलप करते हैं अपन लोग। ये आपको हॉट एयर बैलून या बलून कुछ ऐसा दिख रहा है, और मान ले यार कि इसमें कुछ अपने पास सैंड बैग्स है, यहाँ पर सैंड बैग्स है ना, और ये बलून ऊपर की ओर जा रहा है v वेलोसिटी से, ऊपर की ओर जा रहा है। लेट अस सपोज कि इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होगा अगर आप इस यहां से सैंड बैग को अगर ड्रॉप कर दोगे, है ना, तो क्या वो उसी वक्त नीचे को आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सैंड बैग इसके साथ, इस बलून के साथ मोशन में था, तो वो चाहेगा कि हम अपना मोशन का जो स्टेट है उसको कंटिन्यू करें। तो यार वो इमीडिएटली नीचे नहीं आता है, सैंड बैग कुछ देर के लिए वो पहले ऊपर की ओर जाएगा, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। आपको पहले ही बोले कि फोर्स का काम है स्पीड घटाना, ये तो फोर्स नीचे है, मोशन ऊपर है, तो स्पीड घट जाएगा और यहाँ पर जाके सैंडबैग रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये कुछ देर तक अपना मोशन तो कंटिन्यू करेगा ना। तो ये बेसिकली क्या है, इनर्शिया मोशन के कारण ये कुछ देर तक ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। अब ये देख लो यार, ये बंदा फिर मोबाइल चला रहा है और आराम से चला रहा था, और ये क्या था, ये वर्टिकल पोजीशन में आराम से ऐसे स्टैंड किया है। अब बस सडनली स्टॉप हुआ है। अब तुमको मालूम है यार, बस स्टॉप कब होगा, जब इस बस पे, इस फ्रेम पे, है ना, इस फ्रेम पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो तुमको तो मालूम है, अगर फ्रेम पे फोर्स पीछे लगता है तो स्यूडो फोर्स आगे को लगेगा ना, स्यूडो फोर्स आगे को। तो अगर इस पे स्यूडो फोर्स आगे लगेगा तो इसको आगे की ओर झटका मिलेगा। तो क्या होता है, बस जब सडनली स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर झटका लगता है, लेकिन बस जब अचानक रुक जाता है तो आगे की ओर झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है, न्यूटन के दृष्टिकोण से समझते हैं, है ना। तो मान ले यार, पहले बस मोशन में था तो इधर की ओर जा रहा था, और इसका फुट भी इधर की ओर जा रहा था, लेकिन अब अचानक फोर्स आएगा तो फोर्स तो रोकेगा ना बस को, तो बस को रोकेगा तो फुट भी स्टॉप करेगा, है ना, फुट रुक जाएगा। लेकिन ये जो इसका सर है वो क्या बोला कि मैं तो आगे जा रहा, तो आगे ही जाऊंगा, ये आगे जा रहा तो मैं आगे ही जाऊंगा, फुट तो रुक गया, बोलेगा तू जा आगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको फॉरवर्ड जर्क फील होगा, है ना। तो ये बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हुआ, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, ज्यादातर आप एथलीट्स को देखते हो, है ना, वो जंप करने से पहले क्या करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप करने से पहले कुछ रन अप लेते हैं। क्रिकेटर प्लेयर्स भी रन अप लेते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप पहले से बॉडी को कुछ वेलोसिटी दे के रखे हो, मोमेंटम दे के रखे हो, इसका मतलब वो बॉडी पहले से मोशन में है, और मोशन से मोशन में रहना आसान है इनर्शिया के कारण, ठीक है ना। तो अगर आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप लेना है तो खुद को पहले से मोशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट चेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आप ज्यादा हाई स्पीड पे बल फेंक पाओगे या खुद को फेंक पाओगे, ज्यादा हाइट पे फेंक पाओगे। तो इसी के वजह से अपन लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग जंप लेते हैं ना एथलीट्स। ये देख पाते हो कि जैसे ये आपको फुटबॉल प्लेयर अब दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं अभी बताओ। ये तो चाहते तो यहीं से भी बॉल को मार सकते थे ना, तो इन्होंने अपना जो फुट है वो पीछे की ओर बैक स्विंग लिया है ना। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर पैर पहले से मोशन में रहेगा मेरे दोस्त, तो उसके पास पहले से मोमेंटम रहेगा, और वो आसानी से उस मोमेंटम को, है ना, इस बॉल को दे सकता है। अगर पहले से आपका पैर मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम है, और वो मोमेंटम आसानी से किसको दे सकता है, इस बॉल को दे सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या, इनर्शिया मोशन की वजह से ये हो रहा है ना। उसी तरह से आप वॉलीबॉल प्लेयर्स को देखोगे, ऐसे बॉल मारने से पहले पीछे ऐसे हाथ को ले जाते हैं, स्मैश करते हैं। तो वो क्या है यार, हैंड पहले से मोशन में मोमेंटम है, तो आप आसानी से वॉलीबॉल को मोमेंटम देख सकते हो, या हॉकी स्टिक को भी देखते हो, पीछे करके ऐसे करके मारते हैं। टेबल टेनिस बॉल में भी ऐसे देखते हो, है ना। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्रिकेट प्लेयर आपको दिख रहा है, ये चाहता तो इस बॉल को यहीं से मार सकता था, लेकिन इसने क्या किया है, देखो तो बैट को बैक स्विंग पीछे की ओर लिया है। जैसे देखते हो धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, कितना पीछे लगता है, खड़ा ऐसे मारता है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये बैकलिफ्ट है क्या, ये पहले से अगर बैट मोशन में होगा तो यार मोशन देना आसान होगा,
समझ रहे हो ना? तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से एक्चुअली हो रहा है, ठीक ना? तो बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किए इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब आगे देखते हैं यार एक, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? एबिलिटी टू रिमेन इन मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट। तो फोर्स नहीं लगता है तो वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा। मेरे दोस्त यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप इस एग्जांपल को देखो यार। यहाँ पर आपको कटर दिख रहा होगा, ग्राइंडर दिख रहा होगा। ये ग्राइंडर से ये इंसान कर क्या रहा है? देख ले यार, ये काट रहा है, इस आयरन को काट रहा है ना, काट रहा है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर इसके पास तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, तो स्पार्क डेवलप होगा और यहाँ का पार्टिकल ऐसे सीधे निकलता है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है मेरे दोस्त। तो यहाँ का पार्टिकल टेंजेंशियली फ्लाई करेगा, तो यहाँ का पार्टिकल का स्पीड इधर है, यहाँ का पार्टिकल का स्पीड इधर है, यहाँ का पार्टिकल का स्पीड इधर है। तो वो जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला एग्जाम्पल देख मेरे दोस्त, ये वाला एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है बताओ? ये देखो मिट्टी किधर फेंक रहा है, ये जो आपको ये व्हील जो दिख रहा है देखो स्लिप कर गया है ना। तो ये तो यार बेस्ट एग्जांपल है, समझ रहे हो? तो ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ का जो मिट्टी है इसकी डायरेक्शन, अब मोशन तो इधर होगी ना, टेंजेंशियली फ्लाई करेगा ना, तो वो सीधा ऐसे निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो बेसिकली क्या है, ये सर्कुलर मोशन में और हर पार्टिकल की डायरेक्शन अब मोशन अलग अलग होगी। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इसकी इधर होगी, यहाँ पर इसकी इधर होगी, है ना। तो जहां से मिट्टी छूटेगा यार वहां से सीधे निकल जाएगा, टेंजेंशियली फ्लाई करेगा। जैसे ये आप पोट्री, मतलब वो तो कुम्हार होता है, वो क्या करता है यार, मिट्टी का जो बीकर बनाता है ना, यहाँ पर अगर मिट्टी जैसे है तो वो ऐसे करके निकल जाएगा, यहाँ पर अगर मिट्टी होगा तो वो ऐसे करके निकल जाएगा। तो अगर कभी आप गए हो, है ना, विलेज में गए हो तो आप देखोगे और ये चीज को फील कर सकते हो कि चीजें टेंजेंशियली फ्लाई करती है ना। जैसे आप एक बॉल लो यार, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखो ये एक लड़की है, सुंदर कन्या है, समझ रहे हो? ये कर क्या रही है? ये क्रिकेट बॉल को ऐसे घुमा रही है, समझ रहे हो? हाँ, अरे बेटा खेलने का बॉल खेलने का काम, हमारा एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं। देखो अब ये ऐसे करके घुमा रहे, तो यहाँ पर देखो, तो अगर यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से अगर टूट गया, ये डोरी से टेंशन इन्होंने प्रोवाइड किया है और बेसिकली यही टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? यही ना इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ से ये टूट गया ना बेटा, तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगा, टेंजेंशियली, है ना, फ्लाई कर जाएगा। यहाँ से अगर टूटेगा तो ये ऐसे करके भाग जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो ऐसे करके भाग जाएगा। अब देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके घर पे जाके, है ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार नेचर में तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये वाला एग्जांपल देख लिया। बोलते क्या है कि अगर आप यहाँ पर बस से अगर सडनली अगर बस चल रही है ना, आप वहां से अगर नीचे की ओर जंप किए हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ देर तक बस के डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। अगर इमीडिएटली आप स्टॉप करोगे तो हट हो जाओगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, दोनों चीजें हैं। तो आप तो बस का मोमेंटम कैच कर लियो, तो आपको उसी मोमेंटम के साथ उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते हैं और रुक भी नहीं सकते हैं। उसी डायरेक्शन में कुछ देर तक रन करेंगे तो धीरे धीरे अपन लोग स्टॉप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लें यार इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ये क्या है? ये देखो एक डॉग है, देखो एक खरगोश, इसका पीछा कर रहा है ना। तो ये क्या है यार, जब ये इसका पीछा करता है तो ये इस तरह से डॉग सीधे निकलता है, लेकिन ये खरगोश क्या करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर किधर, क्योंकि यार इसकी मास कम है ना, इसकी मोमेंटम कम है, तो ये फटाफट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन यार इस डॉग की तो मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, तो इसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया बेटा मास पे डिपेंड करता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसकी मास ज्यादा है तो इसको डायरेक्शन चेंज करने में काफी दिक्कत होगी, तो ये चीज का प्रॉफिट इसको मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो ज्यादातर आप देखोगे कि हंटिंग के केसेस में क्या होते हैं, टाइगर किसी का पीछा कर रहा है तो जो डियर होती है वो इस तरह से जिग-जैग मूव करती है, क्या वो भी जानती है ना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट, हालांकि वो पढ़ी नहीं है फिर भी अच्छे से जान। तो यहां पर अपन लोग ग्राफ और फर्स्ट लॉ तो देख ही लिए, ठीक ना बेटा। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, एक फर्स्ट लॉ बेसिकली नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो पे बेस्ड है ना, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो पे। और मान ले यार अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या बोलेंगे, आगे वाले जितने फोर्स होंगे वो पीछे वाले फोर्स के बराबर तो होने चाहिए ना। तो F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू मेरे दोस्त F3 प्लस F4, है ना। उसी तरह से नीचे वाला जितना फोर्स होगा वो ऊपर वाले के साथ बराबर होने चाहिए। तो अब मान ले यार इसको F5, इसको F6, इसको F7, इसको F8, तो अपन क्या बोलेंगे, Y में भी बैलेंस होना चाहिए। F6 प्लस F5 इज इक्वल टू
F7 प्लस F8। तो बेटा नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम की बात करें, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि रेस्ट में ही होगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मोशन में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, यानी उसका स्पीड ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम आपको रेस्ट में भी मिल जाएंगे और मोशन में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले सवाल से समझते हैं यार, और आगे अपन लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बाद काफी डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ के बाद, लेकिन अभी बेसिक इंट्यूशन डेवलप करते हैं कि फिजिक्स एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है। चलो यार फर्स्ट लॉ लगाते हैं। अब देख लो आप, इस पे तो नेट फोर्स जीरो है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये तो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब अब देख लो, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे काम लगता है ना, mg फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसको सरफेस पर ऐसे टच कर रहा है, तो ये सरफेस इसको सपोर्ट करेगा ऊपर की ओर, पुश करेगा कि नहीं, ताकि ये दोनों मर्ज न कर जाए, ओवरलैप न कर जाए, तो ये इसको नीचे जाने नहीं देगा। तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा मेरे दोस्त, बता दे। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। तो अब अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करो तो यहाँ पर रेस्ट में है तो n किसके बराबर होगा, mg। तो अगर अपन को कोई बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन में है यार, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, आराम से निकालेंगे, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, बता दे। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, और m तो मालूम है ना दोस्त 50 है, और g की वैल्यू तो 10 होती है, तो वो हो जाएगी 500 न्यूटन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन अगर सरफेस पे है तो mg के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब आगे देखते ये वाला सवाल। यहां पर आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है और उस पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट कर रहा है ना, रुका हुआ है ना, बेसिकली और कुछ नहीं यार। तो ये आप देख रहे हो 90 डिग्री है। अगर आपको वेक्टर सही से अगर याद है तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, अगर ये एफ है ना, और ये एंगल थीटा है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से जिससे ये चिपका हुआ है उसको कॉस थीटा देने का। जहां पर चिपका हुआ है मेरे दोस्त उसको कॉस देंगे, और जहां से सेपरेट है, एंगल नहीं है, यहां पर कोई एंगल नहीं, सेपरेट है, उसको साइन थीटा देंगे, ठीक है ना। तो आप देख लो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा यार सरफेस के साथ 90 डिग्री पे काम करता है, जिस भी सरफेस के साथ, अगर सरफेस ऐसा है तो उसके साथ 90 डिग्री पे काम करेगा, और ग्रेविटी जो है वो ग्राउंड सरफेस से mg परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ग्राउंड का है सरफेस, और mg बोले तो बेटा ऐसे नीचे की ओर होगा ना, mg नीचे की ओर होगा। और अगर आप इसको देखो तो नॉर्मल रिएक्शन इसे सीधे ऊपर हो जाएगा, है ना। तो अगर नीचे की ओर ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो अपन लोग बोल सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, रट ले अभी के लिए, है ना, ये वर्टिकल लाइन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल उतना ही होता है यार, उतना ही होता है जितना इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। तो अपन बोल सकते हैं ये भी कितना होगा, जी हाँ ये भी थीटा होगा ना, डेफिनेटली ये थीटा होएगा। तो अभी ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो ये इधर की ओर क्या फोर्स होगा बता दे, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और जो चिपका हुआ है उसको तो कॉस देगा ना तू, mg cos थीटा। तो करने का क्या है यार, जो प्लेन है उससे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जहां पर मोशन हो सकता है, जैसे ये है तो इससे परपेंडिकुलर, और along the surface and perpendicular to the surface। तो आप देख सकते हो इस सवाल में अपन को नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पूछ रहा है ना। तो ये दिया हुआ है, लकीली ये दिया है यार कि ये रेस्ट में, तो अगर ये रेस्ट में है तो हर डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस होंगे, है ना। तो आगे की और डोरी में जो फोर्स लगता है, अगर आप एक डोरी लो और किसी ऑब्जेक्ट को उस डोरी से ऐसे तानोगे तो वहां पर डोरी में तो तनाव आएगा ना, टूटने की संभावना होगी ना, उसी फोर्स को टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन फोर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट से अवे काम करता है, ऑब्जेक्ट से अवे काम करता है, और एलोंग द रोप काम करता है। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट से अवे इधर हुआ ना, एलोंग द रोप, तो ये टेंशन हो गया, और ग्रेविटी की वजह से उसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, उनको इसका कोई काम नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि t किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेता हूं मेरे दोस्त। तो ये इसको बैलेंस कर देगा ना, अगर नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो ये एयर में चला जाएगा, और mg cos थीटा ज्यादा होगा तो ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू, जो कि हो नहीं सकता है, mg cos थीटा होगा ना, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब क्या होगा यार बता, m की वैल्यू तो दी रखी है ना क्वेश्चन 20, और g का वैल्यू 10 ले ले, cos 37 यानी sin 53, 4/5, ओके सर, 5 4 जा 10, कितना आ गया 160 न्यूटन, दैट्स इट। ये अपना आराम से नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब यार टेंशन निकालता हूं मैं, टेंशन निकालूंगा मैं, टेंशन किसके बराबर होगा, mg sin थीटा होगा ना। तो यार बैलेंस है ना x में भी, देख ले यार, इसको x मान ले, ये x एक्सिस वाला एक्सिस, और ये ऊपर वाला को y मान ले, तो देख सकता है ये फोर्स आगे और पीछे वाला फोर्स बैलेंस होगा। नहीं तो यार mg sin थीटा बड़ा होता ये नीचे आ जाता ना, और अगर टेंशन ज्यादा होता तो ये ऊपर की ओर चला जाता ना,
तो अगर ये इस तरह से बैलेंस है तो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यही तो है फर्स्ट लॉ। तो T इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, m की वैल्यू तो दे रखी है 20, g की वैल्यू 10 और sin 37 कितना होगा मेरे दोस्त, 3/5, 5 2 जा 10, सो 3 2 जा 6 2 जा 12, सो 120 न्यूटन। तो इतना तनाव होगा इस डोरी में, और जिसकी वजह से वहां पर एक टूटने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। अब ये देख ले, वैसे तो ये सवाल लेबिनिज थ्योरम से बना सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, मैं बनाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। अगर आप इसको बेहतर तरीके से देख पा रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा मेरे दोस्त, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 53 दिया है, इधर वाला 37 दिया है, और आप देख सकते हो 1 रोप 1 टेंशन, 2 रोप 2 टेंशन, 3 रोप 3 टेंशन। अगर कहीं पर भी मास या गांठ आ जाए तो टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ पर तुमको एक गांठ दिख रहा है, तो यहाँ पर अलग डिफरेंट डोरी में डिफरेंट टेंशन होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये T1, ये है T2 और ये है T3। अच्छा, पहले इस पे क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, ये रेस्ट में है, क्वेश्चन में दिया है कि ये रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है तो इस ब्लॉक को देख ले यार, नीचे की ओर क्या होगा बता दे, mg। तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, T3 इज इक्वल टू mg, ऊपर वाला फोर्स नीचे। अरे यार, अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ही रेस्ट में होगा। तो अब क्या बोलूंगा मैं, बताओ, 20 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन आ गया ना। अब इधर की ओर क्या करूंगा, ये 53 है तो ये भी 53 होगा ना मेरे दोस्त। तो इधर हो जाएगा, चिपका हुआ है ना, तो T2 cos 53 डिग्री, और इधर क्या होगा मेरे दोस्त बता दे, T2 sin 53 होगा ना। और अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, T1 ऊपर की ओर है तो अल्फा है मेरे दोस्त, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा T1, दूसरे कलर से दिखाता हूं इसको, T1 अच्छा चिपका हुआ है तो इसको cos अल्फा होगा ना, T1 है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, 53 था, ये cos है, इधर साइन है, इधर cos होगा और इधर साइन होगा मेरे दोस्त। ये लो, ये हो जाएगा T1 साइन अल्फा होगा ना, T1 साइन अल्फा। अब क्या बताएंगे यार, ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना कायदे से, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, तो सभी डायरेक्शंस के फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा यार T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 साइन क्या थीटा। तो बता दे यार, T2 का वैल्यू तो दिया है शायद 100 और थीटा है साइन 53, वो कितना होगा दोस्त, 4/5, तो कट जाएगा ना, ये 4 2 जा 80 होगा। अच्छा, T1 और साइन अल्फा कितना दिया है मेरे दोस्त, अल्फा का वैल्यू देख ले यार, क्वेश्चन में दिया है 37 है, तो 37 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 3/5, हाँ हो जाएगा 3/5। तो T1 की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर ले, 8 5 जा 40, सो 400/3, सो 3 1 जा 3, और 1 इधर जाएगा 10, 3 3 जा, फिर 1 जाएगा, फिर इसकी वैल्यू अराउंड कितनी आएगी, 133.33 न्यूटन। तो यहां से अपन लोग T1 निकाल लिए है ना, तो यहां पर T2 दिया हुआ था, T3 भी निकाल लिए और T1 भी नहीं दिया था, दोनों को निकाल लिए, ठीक है ना दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। इट्स मी आरपी सिंह साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।